दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बीजेपी के वो दो बड़े राज्य जहाँ खुद बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केवल यहाँ दो राज्य की बात नहीं हो रही है, उस चीज की बात हो रही है जो बीजेपी के लिए इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर ये कह ले कि मोदी अमित शाह के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लोकसभा चुनाव। कैसे दो राज्यों के 88 यानी कि 88 लोकसभा सीटों में बीजेपी बहुत बुरी तरह फंस गई है, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इन दो राज्यों में बीजेपी की सरकार मुश्किल में है, क्या गिर जाएगी इन दो राज्यों में बीजेपी की सरकार। विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए भी ये खबर बहुत गौर करने वाली है दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको ये खबर नहीं बताएगा, लेकिन आपके लिए समझना और जानना जरूरी है कि वो दो राज्य जहां बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टियों की सरकार गिराकर दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उन दो राज्यों में कैसे बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। और ये दो राज्य हैं दोस्तों, महाराष्ट्र और बिहार। आप कहेंगे दोस्तों अभी जुम्मा बिहार में तो कुछ दिन पहले बीजेपी ने सरकार बनाई है। बात आपकी सही है दोस्तों, बीजेपी ने यहाँ सरकार बना ली और अपने दो डिप्टी सीएम भी बना लिए, लेकिन अभी यहाँ फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। और फ्लोर टेस्ट से पहले कैसे बिहार में हालात बीजेपी के लिए मुश्किल भरे खड़े होने शुरू हो गए, तफसील से मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले उस राज्य की बात करना चाहती हूँ जहां ज्यादा लोकसभा सीटें आते हैं, या फिर ये कह लें कि यूपी के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो बीजेपी के लिए है वो है ये राज्य। कौन सा? महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में आती हैं 48 सीटें यानी कि 48 लोकसभा सीटें, और महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, आज सुबह महाराष्ट्र सरकार के बड़े ओबीसी चेहरे खुलकर सामने आए और उन्होंने एक बहुत ही विस्फोटक बयान दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वो तो अपनी सरकार यानी कि महाराष्ट्र सरकार से 2 महीने पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब अपनी सरकार से अलग हो चुके हैं, और ये है छगन भुजबल। दोस्तों, पिछले कई दिनों से या फिर ये कह ले पिछले कई महीनों से बीजेपी जिस ओबीसी राजनीति के दम पर सत्ता में काबिज होना चाहती है, जिस ओबीसी राजनीति के दम पर बीजेपी बार बार ये कहती है कि देखिए हमने देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया मोदी जी के चेहरे के रूप में। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ओबीसी चेहरा है छगन भुजबल। दोस्तों, छगन भुजबल एनसीपी के बड़े नेता थे, और जब एनसीपी टूटी और अजीत पवार ने अपनी ही चाचा की पार्टी तोड़ी, तो अजीत पवार के साथ छगन भुजबल बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए और बड़ा मंत्रालय उनके पास था। लेकिन अब छगन भुजबल ने आज सुबह ये कहकर सबके होश उड़ा दिए कि वो तो बकायदा 2 महीने पहले ही नवंबर में ही अपनी इस सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। बकायदा अपनी नाराजगी की वजह छगन भुजबल ने बताई कि जो राज्य सरकार ओबीसी कोटे में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से एंट्री करवा रही है वो उसके खिलाफ है। यानी कि खुलकर छगन भुजबल महाराष्ट्र सरकार के, अपनी ही सरकार के, अपनी गठबंधन सरकार के फैसले के विरोध में खड़े हो गए। दोस्तों, छगन भुजबल महाराष्ट्र में ओबीसी का बड़ा चेहरा है, और वो ये कह रहे हैं कि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनको इस बात का डर है कि कहीं ओबीसी का कोटा ना मारा जाए। ये देखिए, एक रैली को संबोधित करते हुए छगन भुजबल ने दोहराया कि वो मराठाओं को आरक्षण मिलने के विरोध में नहीं, लेकिन मौजूदा ओबीसी कोटा साझा करने के खिलाफ हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको इस वीडियो के जरिए बताया था कि मनोज जरांगे, ये एक शख्स कैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की गठबंधन सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है, क्योंकि मनोज जरांगे महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से सड़कों पर अपने पीछे लोगों को लामबंद कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इनकी एक पुकार पर लाखों मराठा युवा सड़क पर उतर जाता है, लाखों की संख्या में लोग सड़क पर उतर जाते हैं। इनके अनशन की बस एक धमकी आती है तो सरकार घुटनों पर आ जाती है। इससे पहले भी इन्होंने अनशन किया था तो हालत खराब हो गई थी महाराष्ट्र सरकार की। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जूस पिलाकर इनका अनशन छुड़वाना पड़ा था। 2 बार ये मराठा आरक्षण के नाम पर बीजेपी गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर चुके हैं, और दोनों बार महाराष्ट्र सरकार इनके आगे झुकी है। यानी कि एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को आरक्षण देने का एक तरह से आश्वासन दे रही है, मनोज जरांगे के आगे बार बार झुक रही है, वहीं उन्हीं की सरकार के अंदर बड़े मंत्री छगन भुजबल, ओबीसी का बड़ा चेहरा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई क्या बर्खास्त करेगा, मैंने तो नवंबर में ही इस्तीफा दे दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट के अंदर ही 2 फाड़ हो गए। दोस्तों, अब बीजेपी की ये समझ नहीं आ रहा कि जो तोड़फोड़ करके उसने यहाँ पर सरकार बनाई वो मनाए तो मनाए किसे। महाराष्ट्र में मराठाओं को नाराज कर नहीं सकती, और यहाँ ओबीसी चेहरा छगन भुजबल जैसा ओबीसी चेहरा नाराज हो गया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल जातीय समीकरणों के लिहाज से, इस लिहाज से भी खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, वहीं महाराष्ट्र से ही कल एक खबर आई थी, थाने के अंदर बीजेपी विधायक और शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता आपस में भिड़ गए थे।
थाने के अंदर गोली चल गई। शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ और बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ दोनों थाने के अंदर आपस में भिड़ गए। मतलब सोचिए, थाने के अंदर गोली चल गई और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। हालत यूं हो गई कि शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने सवाल खड़े किए हैं कि जिसने गोली चलाई वो बीजेपी के विधायक, जिस पर गोली चली वो शिवसेना शिंदे गुट के नेता। महाराष्ट्र में जंगल राज शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में जंगल राज बनाया जा रहा है। आप खुद सोचिए ना, सीएम के जो खास हैं और डिप्टी सीएम के जो खास हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। मतलब कमाल की बात है। सोचिए 1% अगर ये किसी और राज्य में हो रहा होता जहां विपक्ष की सरकार होती तो बीजेपी छोड़िए, आप गोदी मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला कर बता रहे होते कि फलाने राज्य में क्या आ गया, जंगल राज आ गया। तो ये स्थिति दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर की है। सरकार के अंदर इतने सारे गुट हैं कि सरकार की संभाले नहीं समझ रहे हैं। राजनीतिक लिहाज से, जाति समीकरण लिहाज से महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में है ही, इसके अलावा गुटों में भी फंसी हुई है बहुत बुरी तरह। हालत ये हो रही है कि थाने में गोलियां चल रही हैं। दोस्तों अब आ जाइए बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार का पाला बदलना, बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनाना, इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें नीतीश कुमार के लिए कही। बिल्कुल सही बात है, पलटू राम नीतीश कुमार साबित हुए हैं राजनीति में। उनका अब एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा, ऐसा चरित्र बन गया जिन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जितने सवाल नीतीश कुमार पर खड़े होने चाहिए उतने ही बीजेपी पर भी खड़े होने चाहिए। लेकिन बीजेपी इन सवालों का जवाब दे उससे पहले ही उसके सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि बीजेपी और नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट का सामना बिहार में करेंगे कैसे, क्योंकि जो अपने थे एनडीए के, जिनको बीजेपी कहती है कि एनडीए एकदम मजबूत है, वो बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। दोस्तों चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए के प्रमुख घटक दल, बिहार में एनडीए के प्रमुख सदस्य खुलेआम बयान देकर कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, खेला बिहार में कोई भी कर सकता है। दोनों नाराज हैं इस बात पर कि भाई सरकार आपने बना ली, डिप्टी सीएम 2 आपके बन गए, सीएम नीतीश कुमार रह गए, हमको क्या मिला। दोस्तों बिहार में भी फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट से पहले कहीं चिराग पासवान या जीतन राम मांझी खेला तो नहीं करने वाले हैं। नाराजगी जो उनकी खुलकर सामने आ रही है, क्या वाकई में फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को वो समर्थन देंगे, कहीं अपनी ही सरकार गिरा तो नहीं देंगे। इसको लेकर चिराग पासवान ने एक हैरान करने वाला बयान आज दिया है। उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन खेला करेगा। दोस्तों ये पूरी कहानी शुरू हुई थी तब जब जीतन राम मांझी ने कल बयान दिया था कि उन्होंने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, और ये बात भी सही है। हर कोई जानता है कि जिस वक्त नीतीश कुमार बस पाला बदल चुके थे और इंडिया गठबंधन ने आखिरी कोशिश की थी, राहुल गांधी ने भी फोन किया था, ऐसी खबरें आई थी सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी ने जीतन राम मांझी को फोन किया था मनाने के लिए कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने मत दीजिए, हम आपको, आपकी पार्टी को, आरजेडी और कांग्रेस आपको समर्थन देगी, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। लेकिन जीतन राम मांझी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े रहे और अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमें तो मुख्यमंत्री पद मिलने वाला था, हमने मुख्यमंत्री पद ठुकरा दिया एनडीए में रहने के लिए, हमें कम से कम 2 मंत्री पद तो मिलने चाहिए। अब इसे लेकर जंग छिड़ गई है कि भाई किस किस को क्या क्या दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों चिराग पासवान अलग बार्गेन कर रहे हैं। उनके ये समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी का हनुमान बनने के अलावा उनको मिला क्या। मतलब चिराग पासवान को केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद नहीं मिला, बिहार की नई सरकार में क्या उनके कोटे से कोई मंत्री बनाए जाएंगे, अभी किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। राजनीतिक हैसियत चिराग पासवान की रामविलास पासवान के बेटे के अलावा अभी क्या है उन्हें खुद नहीं पता। इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या 1-2 सीटें देकर बीजेपी उनको नक्की करने वाली है, अभी चिराग पासवान को यह भी नहीं पता है। लोकसभा की सीटों को लेकर भी चिराग पासवान ने हमें कुछ दिन पहले बयान दिया था कि इसको लेकर अभी हम मंथन करेंगे, और उस वक्त भी खबर आई थी कि चिराग पासवान चाहते हैं कि कम से कम 10 से 12 सीटें तो उनको मिले, और बीजेपी जाहिर तौर पर किसी भी हाल में चिराग पासवान को 10 से 12 सीटें तो नहीं देगी, क्योंकि उसको भी नीतीश कुमार को भी सीटें देनी है। अब बड़ी स्थिति यह बनकर उभर रही है दोस्तों कि बीजेपी नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार में नई सरकार बना ली, नीतीश कुमार सीएम बन गए, बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बन गए, लेकिन जिनके भरोसे सरकार बनाई है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टी, वो अब आंखें दिखा रहे हैं बीजेपी को। यही नहीं दोस्तों, बिहार में बीजेपी ने जिन 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये दोनों ही, खासतौर पर सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार के धुर विरोधी माने जाते हैं। नीतीश कुमार को लेकर पानी पी कर जिस तरह के बयान सम्राट चौधरी देते थे, वो तो आप जानते हैं। तो सम्राट चौधरी ने तो कसम खाई थी कि वो पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक नीतीश कुमार को वो सत्ता से नहीं हटा देते। हालांकि वही पगड़ी पहन के उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। अब आप देखिए दोस्तों, ये 2 राज्य, बिहार में आती है 40 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र में आती है कितनी, 48, यानी कि 48 लोकसभा सीटें। दोस्तों 40 और 48 इन दोनों को अगर आप जोड़ ले तो कितना बनता है, 88, यानी कि 88 लोकसभा सीटें। इन 2 राज्यों में तो अभी चुनाव नहीं है, अभी हाल फिलहाल तो चुनाव नहीं है,
लेकिन इन दोनों राज्यों में 88 लोकसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में तोड़फोड़ करके अपनी सरकार तो बना ली, सत्ता में तो वो काबिज हो गई, लेकिन अगर गठबंधन के अंदर इतने ओआपो की स्थिति होगी, एक मंत्री कह रहे हैं कि मैं नवंबर में इस्तीफा दे चुका हूं, मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था इसलिए मैं अब बोल रहा हूं, एक कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा त्याग किया है, हमको 2 मंत्री पद मिलने चाहिए, तो फिर बीजेपी आखिर अपने कुनबे को संभालेगी कैसे? और अगर इतने बिखरे हुए कुनबे के साथ वो 2024 के चुनाव में जाएगी तो फिर उसको हासिल क्या होगा? ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के अंदर जितने फ्रैक्शंस हैं, इंडिया गठबंधन के अंदर जितने डिफरेंसेस हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के अंदर सीटों को लेकर जितनी भी अनकंफर्टेबल पोजीशन है, जितने भी बयान सामने आते हैं, उनको तो प्रमुखता से दिखाया जाता है, लेकिन इन बयानों को प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाया जाता है? जितने अंतर विरोध इंडिया गठबंधन के अंदर है ना सीटों को लेकर, उससे कम नहीं है बीजेपी या फिर एनडीए के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो दूसरे राज्य हो। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बिहार और महाराष्ट्र की मिलाकर जो 88 सीटें हैं, इनमें बीजेपी का पेच फंस सकता है? ये दोनों राज्य जहां बीजेपी ने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, यहां उनके लिए मुश्किलों भरा सबब आने वाले वक्त में खड़ा हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेरी आपसे बार बार गुजारिश रहती है, 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स का ऑप्शन एंड ज्वाइन का ऑप्शन। थैंक्स का ऑप्शन के जरिए आप किसी भी वीडियो में, जो भी वीडियो आपको पसंद आए, आप आर्थिक तौर पर उस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम, मैक्सिमम से मैक्सिमम का ऑप्शन आपके पास है। इसके अलावा ज्वाइन के जरिए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें हर महीने एक डेडिकेटेड अमाउंट आप चैनल को दे सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत है दोस्तों, क्योंकि इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम में मैं अकेले नहीं चल पाऊंगी। आपके सपोर्ट के बिना इस मुहिम को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं पूरी तरह से आप लोगों पर ही, आपके व्यूअरशिप पर ही डिपेंडेंट हूं।